वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ना बच्चा पार्टी। आना हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपने चैप्टर नंबर 2 BCK के बिजनेस इन्वायरमेंट को, और हमने अब तक पहले लेक्चर में कुछ बातें उसकी समझ ली थी। आना बड़े ध्यान से मेरे साथ जुड़ना और देखना बच्चे, हम लोग अब बात कर रहे हैं अपने उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 के सेकेंड लेक्चर की। देखो बच्चा, अगर इस लेक्चर की बात करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट, हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स देता है इन्वायरमेंट के लिए, उसके जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। कहता है ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट हैव द कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड मेक सेंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट्स इफ़ दे आर टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ये लो, कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेसिटी होना चाहिए, वो मॉनिटर कर सके किस चीज़ को, वो अपने इन्वायरमेंट को, साथ ही साथ बाबू जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उन सारे चेंजेस के वो अप्रोप्रिएटली उसके ऊपर वो काम कर सके, है ना। उस चेंजेस को वो समझ सके, उस चेंजेस को वो अडेप्ट कर सके, ताकि वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह के बदलाव ला करके और अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सके। कहता है दे मस्ट आइडेंटिफाई एंड अटेंड टू दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड फीचर्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू गोल अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। कहता है कि उन लोगों को हमेशा आइडेंटिफाई मतलब पहचान लेना चाहिए, अटेंड करना चाहिए उन सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, फीचर्स को जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं उनके गोल के अचीवमेंट में और साथ ही साथ उस बिज़नेस के परफॉर्मेंस में। मोर ओवर दे मस्ट हैव द इंटरनल कैपेसिटी टू डेवलप इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस। कहता है कि साथ ही साथ उन लोगों का आंतरिक ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए, जिस कैपेसिटी के कारण वो लोग अपने आप को क्या कर सकें कि किसी भी तरह के चेंज को वो लोग क्या कर सकें, उस चेंज को के ऊपर वो लोग सही तरीके से रिस्पॉन्स दे सके, उस चेंज को सही तरीके से वो लोग समझ सके और उसको वो अडेप्ट कर सके, है ना। कहता है बच्चा आगे, 3 क्लासेस ऑफ रिस्पॉन्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ रिस्पॉन्स के कुछ क्लासेस हैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। आना बड़े ध्यान से, पहला देखना एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ये देखो बाबू, यहाँ बात एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स की होती है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्स करना पड़ता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले इन्वायरमेंट में चेंज के कारण। कहता है द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये लो, कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स जो है वो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है, सबसे कॉमन वो आपका चेंज है जो आपको दिखाई देगा किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंज के कारण। दीज इंक्लूड द इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है वो इस बात को शामिल करता है, वो इस बात की क्लैरिफिकेशन देता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है ना, उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव को डेवलप करता है, पॉलिसी को डेवलप करता है, बजट्स के बारे में ध्यान रखता है, और द क्रिएशन ऑफ स्कैनिंग यूनिट्स, और साथ ही साथ बाबू उसके पास जितने भी स्कैनिंग यूनिट्स हैं जो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर को रीड करते हैं उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखता है। दीज रिस्पॉन्सेज कैन बी ईदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव एंड आर एम्ड एट डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड की टास्क इन रिलेशनशिप टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स। ये लो, कहता है कि ये जो चेंज हैं, ये सारे जो रिस्पॉन्सेस हैं, ये सारे रिस्पॉन्सेस कई बार प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव मतलब कि बिज़नेस में आने वाले, उसके इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज से पहले कई बार ये इन्वायरमेंट जो हैं वो बदले जाते हैं, और कई बार बाबू ये सारे इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। मतलब जब इन्वायरमेंट में चेंज आया, उसके कारण बिज़नेस पे जब इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ तो भी जाकर के बिज़नेस में कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, देखो बच्चा दूसरा रिस्पॉन्स क्या है, कॉम्पिटिटिव। कहता है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट टिपिकली आर एसोसिएटेड विद प्रॉफिट फर्म्स बट कैन ऑल्सो अप्लाई टू नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये लो, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स की अगर बात करते हो तो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादातर जुड़ा हुआ है प्रॉफिट फर्म में, लेकिन ये आपको नॉन प्रॉफिट फर्म या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह के आपके क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है। सच एक्शन सीक टू इन्हांस द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस बाय एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल। कहता है कि ये सारे जो एक्शन हैं
वो एक्शन इन्हांस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को। किस तरह से? तो इस्टेब्लिशिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहाँ पे ध्यान रख करके कि उनके राइवल्स जो हैं, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उन राइवल्स ने क्या क्या बदलाव किए हैं अपने बिजनेस के फंक्शनिंग में, उन सारे राइवल्स के चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये लोग कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स लाते हैं। टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन must achieve an external position vis-a-vis their competitors or perform internally in ways that are unique, valuable and difficult to imitate। ये लो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज अगर पाया जाए तो उस चेंज के कारण उस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जो यूनिक हों, जो वैल्यूएबल हों और जिसका नकल कर पाना मुश्किल हो उसके दूसरे प्रतिद्वंदियों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए। ये कहता है। तीसरा पॉइंट देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। Organizations can cope with problems of environmental dependence and uncertainty through increased coordination with other organizations। ये लो कहता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साथ में काम कर सकता है इन सारे प्रॉब्लम्स के जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है। मतलब कोई भी एक बिज़नेस जो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है बाबू, अगर उस इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का परिवर्तन आएगा तो वो बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। तो ऐसे केस में उसको मिल करके इन्वायरमेंट के साथ जुड़ करके काम करना पड़ता है। Collective response help control interdependencies among organization and include such method as bargaining, contracting, co-opting and creating joint ventures, federations, strategic alliances and consortia। कहता क्या है बाबू यहाँ पे कि अगर आप कलेक्टिवली काम करते हो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके तो आपके पास बार्गेनिंग पावर आता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पावर आता है, कोऑप्टिंग पावर आता है, जॉइंट वेंचर क्रिएट करने का आपके पास मौका आता है, स्ट्रेटजीज़ तैयार करने का मौका आता है, साथ ही साथ मिल करके एक पॉलिसी बनाने का, कॉन्सोर्टिया करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है। Contemporary organizations are increasingly turning towards joint venture and partnership with other organizations to manage environmental uncertainty and perform tasks that are too costly and complicated for the single organization to perform। ये लो कहता है बाबू कई बार कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो सारे ऑर्गेनाइजेशन इसलिए आपस में जॉइंट वेंचर आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं क्योंकि कई बार इन्वायरमेंट को मैनेज कर पाना किसी एक अकेले ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सारे के सारे इनपुट को इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केस में बाबू जब तक वो लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तब तक उन लोगों को बेनिफिट होता नहीं है ना। फिर कहता है यहाँ एक रियलिटी बाइट दे रहा है, कहता है फार्मास्यूटिकल फर्म आर forming strategic alliance to distribute non-competing medication and avoid the high cost of establishing sales organization. Firms from different countries are forming joint ventures to overcome restrictive trade barriers and high technology firms are forming research consortia to undertake significant and costly research and development। ये लो बाबू अगर आप कुछ रियलिटी बाइट की तरफ देखो तो जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं वो सब आपस में जुड़ रहे हैं ताकि मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में, मेडिसिन्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सेसिव कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट दो अलग अलग फर्म जो हैं वो साथ में मिल करके बॉन्ड कर सके, उसको सह सकें। साथ ही साथ बाबू वो लोग हाई टेक्नोलॉजी को लोग प्रेफर करते हैं और इसके साथ साथ आपका कहता है कि जो ट्रेड बैरियर हैं वो सारे ट्रेड बैरियर उनके जॉइंट वेंचर के कारण ख़त्म हो जाते हैं। मतलब किसी एक देश का किसी दूसरे देश में बेचने का जो रोक है बाबू, जो बैरियर है वो बैरियर ख़त्म हो जाता है मिल जाने के कारण, है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे फ़ायदे, रिसर्च में फ़ायदा मिलता है, कॉस्ट में फ़ायदा मिलता है, डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है। तो ये सारे कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आपस में जॉइंट वेंचर कर लेने के कारण मिलते हैं दो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। फिर देखो बाबू कहता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। इन्वायरमेंट का क्या क्या प्रभाव होता है हमारे बिजनेस पे, हमारे व्यापार पे, ये आप बड़े ध्यान से देखना। कहता है इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर कॉन्स्ट्रेंट एंड आर लार्जली इफ नॉट टोटली एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजमेंट्स। कहता है इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर बात करते हो तो बहुत बड़े होते हैं, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज के लिए उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। दीज आर एसेंशियली द गिवर्स with which firm and their managements must operate in a specific country and they vary often greatly from country to country। क्या कहता है
कहता है कि ये सारे के सारे जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो पहले तो गिवर्स होते हैं, मतलब वो आपको आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करते हैं, वो मतलब कि वो देते हैं बाबू, रिसोर्सेज के तौर पे देते हैं, वो आपको अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ पहले वो आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कहता है कि इसमें वो लोग जल्दी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, है ना। इस बात को बताने वाले बैरी एम रिचमैन और मेल्विन कॉपेन हैं, है ना। कहता है ऑल लिविंग क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लिव विद इन एन एनवायरनमेंट। कहता है जितने भी लिविंग क्रीचर हैं बाबू, जितने भी जिंदा जो जीव हैं, साथ ही साथ हम इंसान, हम सब लोग को वातावरण जो है वो प्रभावित करता है, हम पे असर डालता है। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमंस इंक्लूड फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, नेबर्स एंड सोसाइटी। कहता है प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ हम लोगों को इंसान, हमारी परिवार, हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे पड़ोसी, हमारा समाज, ये सब हम लोग को प्रभावित करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड मैन मेड स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, रोड एंड अदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका इन्वायरमेंट जो है वो भी अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करता है, जिसमें बात बिल्डिंग की कर लो, फर्नीचर की कर लो, या किसी भी तरह के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो। कहता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बिजनेस ऑल्सो डज नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। कहता है इंसान की तरह कोई भी एक बिजनेस भी जो है वो एक वैक्यूम में, वो एक खाली जगह पे काम नहीं करता है। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है। Businesses function within a whole gambit of relevant environment and have to negotiate their way through it। क्या कहता है? कहता है जितने भी बिजनेस फंक्शन की बात करते हो तो वो सारे के सारे बिजनेस फंक्शन जो हैं वो जितने भी इन्वायरमेंट है उन सारे इन्वायरमेंट के साथ वो नेगोशिएट करते हैं, उन सब के साथ वो काम करते हैं। द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस थ्राइव्स डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच इट इंटरेक्ट्स विथ इट्स इन्वायरमेंट। कहता है कि जो बिज़नेस जो है वो जिस तरह से निर्भर होता है बाबू, जिस तरह से वो इन्वायरमेंट के साथ वो काम कर रहा होता है, इन सारे चीज़ों के साथ, इन सारे फैक्टर्स के साथ बिज़नेस जो है वो अफेक्टेड होता है इन सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के कारण। टू बी सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू नॉट ओनली रिकग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो रिस्पेक्ट, अडेप्ट टू और मैनेज एंड इन्फ्लुएंस देम। कहता है कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो उन लोगों को सिर्फ बिजनेस मतलब इन्वायरमेंट को अडेप्ट ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और उस इन्वायरमेंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। आप देख सकते हो बच्चा यहाँ पे कहता है द बिजनेस मस्ट continuously monitor and adapt to environment if it is to survive and prosper। कहता है एक बिज़नेस को कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ता है, इन्वायरमेंट में जितने भी परिवर्तन हैं उन सारे परिवर्तन को अडॉप्ट करना पड़ता है, उसी में सर्वाइव करना पड़ता है और उसी में आगे बढ़ना पड़ता है। अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स इन इट्स इन्वायरमेंट। कहता है एक सक्सेसफुल बिजनेस को सबसे पहले इन्वायरमेंट से मिलने वाले अलग अलग चुनौतियों को पहचानना पड़ता है, साथ ही साथ बाबू अपॉर्चुनिटीज़ को उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ता है, और इन सारे चीज़ों को पहचानने के बाद, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के बाद तब जाकर के एक बिज़नेस जो है वो काम करता है किसी भी एक इन्वायरमेंट में, तो फिर वो ग्रो कर पाता है। कहता है कैडबरी सिचुएशन, कंप्लेंट्स रिसीव्ड अक्रॉस इंडिया ऑफ वॉर्म्स इन चॉकलेट्स फ्यू ईयर्स बैक, है ना। पूरे भारत में ये कंप्लेन आया था कि चॉकलेट में वॉर्म्स हैं, मतलब कीड़े हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकेम क्वेश्चनेबल, सेल ड्रॉप्ड, और ऐसे केस में उसका क्वालिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आने लगा और सेल्स ड्रॉप हो गया। रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोब ऑर्डर्ड, है ना। कहता है कि अब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस चीज़ को ठीक करने का जिम्मा लिया। फेमस कैडबरी फाइट बैक, इन हाउस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द कॉज। इन हाउस क्वालिटी चेक शुरू होना, मतलब इंटरनल क्वालिटी चेक होना शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इम्प्रूव पैकेजिंग इन रिकॉर्ड 90 डेज इन द मार्केट, नए पैकेजिंग रिकॉर्ड होने शुरू हो गए 90 दिन के अंदर। क्रिएटेड अ स्पेशल विसी कूलर अलॉन्ग विद वोल्टाज टू कीप चॉकलेट्स इन गुड एंड hygienic condition till the last POP, point of purchase, that is final consumer, है ना। कहता है कि इससे पहले कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचे बाबू, एक नया वोल्टास का वीसी कूलर स्टार्ट किया गया वोल्टास के साथ मिलकर के, जिसमें चॉकलेट को उसके सही
कंडीशन में रखा जा सके, है ना, उसको सही टेम्परेचर में रखा जा सके। यहाँ से सीख क्या मिली, यहाँ से सीख ये मिली बच्चा पार्टी, कहता है कि रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट्स एंड टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट दैट चॉकलेट्स हैड वॉर्म्स, है ना, जो कंप्लेन आए थे उन सारे कंप्लेन के रिस्पेक्ट किए गए। साथ ही साथ ये भी स्वीकार किया गया कि हाँ चॉकलेट में कीटाणु या चॉकलेट में आपके इंसेक्ट्स जो होते हैं या अलग अलग तरह के वॉर्म्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। अडेप्टिंग टू चेंज द पैकेजिंग इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम, पैकेजिंग को तुरंत भर में बदला गया, रिकॉर्ड टाइम में बदला गया। मैनेजिंग द क्राइसिस एट द कंपनी प्रॉपरली एंड कीपिंग एम्प्लॉय मोरल हाई, है ना, कंपनी के क्राइसिस को मैनेज किया गया, एम्प्लॉयज़ के मोरल को, उनके सोच को हमेशा हाई रखा गया। इन्फ्लुएंस द मार्केट विद ग्रेट कमबैक एड कैंपेन, और कहता है कि और मार्केट को पूरे तरीके से प्रभावित किया, है ना, एक ज़बरदस्त एड कैंपेन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ना बच्चा। कहता है बिजनेस फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इन्वायरमेंट, है ना, एक बिजनेस जो है वो काम करता है किस तरह से, किसी भी एक ब्रॉडर इन्वायरमेंट के तौर पे, है ना। देख लो, कहता है द इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कहता है कि अगर बात आप इनपुट की करते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ये सारे के सारे इनपुट जो हैं आपको कहाँ से मिलते हैं, ये सारे के सारे इनपुट आपको इन्वायरमेंट से मिलते हैं। बिजनेस कन्वर्ट्स दीज रिसोर्सेज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस इनटू आउटपुट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज। कहता है कि बिज़नेस जो है वो इन सारे के सारे रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है, अलग अलग प्रोसेस करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है ना, सर्विस में कन्वर्ट करता है। द लैटर आर पार्टली एक्सचेंज विद द एक्सटर्नल क्लाइंट्स ग्रुप्स से कस्टमर्स, और कहता है कि और जब आउटपुट तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इस आउटपुट को क्या करता है, वो शेयर करता है, वो एक्सचेंज करता है अपने कस्टमर्स से, है ना। कहता है द एक्सचेंज प्रोसेस ब्रिंग्स इन सम सरप्लस और प्रॉफिट, रेपुटेशन, गुड पब्लिक इमेज एंड सो ऑन। और वो जो एक्सचेंज का प्रोसेस है बाबू, वो एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो प्रॉफिट लाता है, रेपुटेशन लेकर के आता है और अच्छा पब्लिक इमेज बनाता है टू द बिजनेस, विच कुड बी स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जिसको आप स्टोर कर सकते हो, संग्रह करके रख सकते हो, जमा करके रख सकते हो उस इमेज को, उस रेपुटेशन को, उस प्रॉफिट को, ताकि आप उसको भविष्य में यूज़ कर सको। Different organizations use different inputs, adopt different process and produce different outputs। ये लो बच्चा, कहता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग तरह के इनपुट को अडॉप्ट करता है, साथ ही साथ वो अलग अलग तरह के प्रोसेस लाता है और अलग अलग तरह के आउटपुट बनाता है। फॉर एग्जांपल एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसेस लिटरेट पीपल। एक अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आउटपुट क्या है, लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोग। हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, एक हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ और मेडिकल सर्विस देता है। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय देम एंड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ देयर आउटपुट इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर। कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, तक वहीं से उसको इनपुट मिलता है, एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर आउटपुट, और उसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आउटपुट को बेचता है और वहीं से वो एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करता है। मतलब उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेच करके प्रॉफिट होता है और कस्टमर्स के नीड पूरे होते हैं। कहता है द इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड कॉल्स फॉर एन एक्टिव इंट्रैक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहता है क्या कि इनपुट आउटपुट का जो एक्सचेंज है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो एक एक्टिव इंट्रैक्शन, मतलब एक अच्छे इंट्रैक्शन की बात करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ध्यान रहेगा बच्चा, यहाँ तक की बात है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखना क्या कहता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है बच्चा पार्टी कि बात अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, है ना। कुछ इन्वायरमेंट के जो प्रभाव हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ते हैं, उसी प्रभाव को, उसी इन्फ्लुएंस को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं। कहता है इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इग्नोर इट। कहता है कि आप जानते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब कि किसी भी एक व्यापार के वातावरण में, बिजनेस इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है हम लोग यहाँ पे एक ऐसा अटेम्प्ट लेंगे जिसमें हम लोग ये पहचानेंगे कि इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में क्या क्या सारी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना पड़ेगा, जिसे हमें समझना पड़ेगा। दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग की इशू, ये हम लोग को मदद करेगा उन सारे मुख्य तथ्यों को जानने में जो एक बिज़नेस को इन्वायरमेंट प्रभावित कर सकता है। फाइंड वेज ऑफ कोपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी, कहता है हम लोग रास्ता ढूंढ पाएंगे ताकि अलग अलग इन्वायरमेंट में जो सारे जो परेशानियां, उन परेशानियों से हम लोग निपट सकें। एंड ऑल्सो असिस्ट इन चैलेंजिंग मैनेजेरियल थिंकिंग, और साथ ही साथ कहता है कि हम लोग अपने मैनेजेरियल थिंकिंग को भी उसको हम लोग आसानी से बदल करके और अपने बिजनेस को हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा पार्टी कि अगर बात आप इन्वायरमेंटल इशू की करते हो तो वो इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और ऐसे केस में बाबू उसी इन्वायरमेंट के कारण हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को सही तरीके से रन कर पाते हैं, है ना। कहता है फर्स्टली इट इज़ यूजफुल टू टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ अनसर्टेन इट इज़। कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है वो बिजनेस इन्वायरमेंट कितना अनसर्टेन है ना। इज़ इट रिलेटिवली स्टैटिक और डज इट शो साइन ऑफ चेंज, क्या वो इन्वायरमेंट स्टैटिक है, उसमें बदलाव जल्दी नहीं होता है, या फिर क्या उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। एंड इन वॉट वेज, और किस तरह से वो बदलाव होते हैं। इज़ इट सिंपल, क्या वो आसान है, और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रीहेंड, क्या वो आसान है या बहुत ही जटिल है। दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग वॉट फोकस द रेस्ट ऑफ द एनालिसिस इज़ टू टेक। कहता है कि हमारी मदद करता है इस बात का निर्णय लेने में कि हमें क्या क्या वो सारे बदलाव लाने चाहिए, वो सारे बदलाव करने चाहिए जिससे हम लोग इन्वायरमेंट के होने वाले बदलाव से अपने बिजनेस को बचा सकें। सेकेंडली द नेक्स्ट स्टेप माइट बी ऑडिटिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कहता है अगला कदम जो है वो ये है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट से होने वाले प्रभाव का ऑडिट करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ती है। Here, the aim is to identify which of the many different environmental influences are likely to affect the organization's development or performance। कहता है यहाँ पे हम लोग का एम ये होना चाहिए कि कौन सारे अलग अलग इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को, परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स एंड रिलेट सच इन्फ्लुएंसेस। कहता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम लोग को अपने इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए और उन सारे चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए जो सारी चीज़ें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। फाइनल स्टेप कहता है कि फाइनल स्टेप इज़ टू फोकस मोर टुवर्ड्स एन एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट environment of the organization, for example the competitive arena in which organization operate। कहता है बाबू कि आखिरी स्टेप ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है आपको ये देख लेना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने बिजनेस डिसीजन को बदलते रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ बाबू आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, है ना। कहता है देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वाई द फोर्सेस आर ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। कहता है इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये सारे इन्वायरमेंट के जो असर होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ये आपको ये भी ज़रूरी होता है, इस बात को समझना भी ज़रूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। दैट इज़ हाउ इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज और कस्टमर्स एज इटसेल्फ। कहता है इस बात को भी जानना, इस बात को भी समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक रिसोर्सेस, एक मतलब कि सेम रिसोर्सेस और कस्टमर्स कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ डील करते हैं, कैसे एक ही रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ये सारी की सारी बातें, है ना। एक रियलिटी बाइट है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। कहता है यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड कोका कोला एज अ मैनेजर एंड योर फर्स्ट असाइनमेंट इज टू प्रिपेयर अ माइंड मैप एंड लिस्ट आउट ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्रांड कोका कोला, है ना। कहता है कि आप मैनेजर के तौर पे आपने कोका कोला प्रोडक्ट को ज्वाइन किया है, आपका पहला स्टेप है ये बात को जानना, इस बात को परखना कि कोका कोला कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कोका कोला के ब्रांड को इफ़ेक्ट कर रही हैं. इट मे इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स सच एज पॉजिटिव, निगेटिव, गुड, बैड, इटीसी. वो सारे फैक्टर को इंक्लूड करेगा जिसमें पॉजिटिव फैक्टर, निगेटिव फैक्टर, अच्छे फैक्टर, बुरे फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके आएंगे. माइंड मैप की अगर बात करते हो बच्चे, तो माइंड मैप में देखो क्या कहता है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल यहाँ पे है, एक्सटर्नल में है नेचुरल ड्रिंक्स, इंटरनल में है पेप्सी, फिर एक्सटर्नल में है रिलीजियस गुरुज, एक्सटर्नल में है हेल्थ अवेयरनेस, इंटरनल में है पैकेजिंग, एक्सटर्नल में है सीजनैलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इंटरनल में, और इंटरनल में है स्कीम एंड प्रमोशन. तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं बच्चे, जो सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को असर करते हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं. वाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस, क्यों इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना ज़रूरी क्यों है? कहता है व्हेन द कंपनी डज नॉट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ द इन्वायरमेंट बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी, द रिजल्ट इज डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. कहता है कि जब कोई एक कंपनी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग अगर वो उस चेंज को अडॉप्ट ना करे और अडॉप्ट ना करके अपने स्ट्रैटेजी को ना बदले, अपने फंक्शनिंग को ना बदले, तो ऐसे केस में उस कंपनी का डिक्लाइन होना तय होता है ना. फिर वो कंपनी धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरने लगती है. यूटिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ये देखो अच्छा, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के क्या सारे यूटिलिटी हैं, क्या सारी इसकी उपयोगिता है. फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रेटजिस्ट्स get time to anticipate opportunities and to plan to take optional responses to these opportunities. क्या कहता है? कहता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस की अगर बात करते हो तो कहता है कि स्ट्रेटजिस्ट के पास यहाँ पे टाइम होता है कि वो अपॉर्चुनिटी को एंटिसिपेट कर सके, पहले से जान सके और प्लान कर सके कि हम लोग इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करें. इट ऑल्सो हेल्प्स स्ट्रेटजीज It also helps strategists to develop an early warning system to prevent threats or to develop strategies which can turn a threat to the firm's advantage. क्या कहता है बच्चा? ये हेल्प करता है स्ट्रेटजीज डेवलप करने में, अर्ली वार्निंग सिस्टम को यहाँ पे समझने में, जानने में, है ना. साथ ही साथ बाबू फर्म को क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं उन सारे चीज़ों में. इट इज़ क्लियर दैट बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी to assessing the future, not all future events can be anticipated to the extent that some or most anticipated by this analysis and diagnosis. Managerial decisions are likely to be better. कहता है ऐसे केस में जो मैनेजेरियल, मतलब अगर आप इन सारे स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो करते हो, अगर आप एंटिसिपेट पहले से नहीं समझते हो, पहले से नहीं सोचते हो, तो आपके साथ दिक्कत क्या होगा कि जो भी मैनेजेरियल डिसीजन आप लेते हो वो सारे मैनेजेरियल डिसीजंस आपके बेहतर नहीं होंगे. अगर आप एंटिसिपेट करते हो तो बेहतर हो जाएंगे. कहता है द मैनेजर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज फ्यू इंस्टेड ऑफ हैविंग टू डील विथ ऑल द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. कहता है एक मैनेजर को इन सारे चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, साथ ही साथ वो सारे इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना असर डाल सकते हैं, उन सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बड़े ध्यान से उनको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है. ये कहता है बच्चा, है ना. आगे बढ़ना बच्चा. पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस. कहता है कि इन्वायरमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है ना. इन जनरल इन्वायरमेंटल एनालिसिस हैज़ 3 बेसिक गोल्स एज फॉलोज. कहता है साधारण तौर पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो है वो इस 3 गोल को फुलफिल करने के लिए किया जाता है. पहला, द एनालिसिस शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट. कहता है कि सबसे पहला ये है कि इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि अभी का और साथ ही साथ बाबू जो पोटेंशियल चेंज है इन्वायरमेंट में होने वाला, उन सारे चेंज को समझा जा सके. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में क्या क्या सारे बदलाव हो रहे हैं. एट द सेम टाइम वन मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अबाउट द फ्यूचर टू. और साथ ही साथ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर का पर्सपेक्टिव जो है वो भी बहुत लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक उसको अपना बिजनेस कैरी ऑन करना है, तभी जाकर के उसको इन सारे फैक्टर्स के ऊपर अपना टाइम, अपना रिसोर्सेस इन्वेस्ट करना चाहिए. दूसरा देखो, दूसरा कहता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग. कहता है जितना भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो इनपुट प्रोवाइड करता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में.
mere collection of data is not enough, सिर्फ डेटा को कलेक्ट कर लेना ही इनफ नहीं है. द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मस्ट बी यूजफुल फॉर एंड यूज्ड इन स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग. कहता है जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होता है वो यूजफुल है, किस लिए? स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में, है ना, ताकि आप उससे डिसीजन ले सको. तीसरा कहता है थर्ड, इन्वायरमेंट एनालिसिस शुड फैसिलिटेट एंड फॉस्टर स्ट्रेटजिक थिंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल टिपिकल रिच sources of ideas and understanding of the context within which a firm operates. कहता है कि इन्वायरमेंट को इस बात का भी एनालिसिस करना चाहिए कि एक बिजनेस जो है वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है ना. उसको इस बात का आइडिया होना चाहिए, उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस जिस इन्वायरमेंट में वो बिज़नेस ऑपरेट कर रही है उस इन्वायरमेंट में क्या क्या सारे बदलाव, क्या क्या सारे चेंजेस आने वाले समय में हो सकते हैं. It should challenge the current wisdom by bringing fresh viewpoints into the organization. कहता है कि वो अलग अलग अपने सोच को, अलग अलग अपने विचार को ला करके अभी करंट के जो प्लान्स हैं उसको चैलेंज कर सकता है, उसको बदला जा सकता है. तो ये सारे कुछ ऐसे काम होते हैं बच्चे जो एक बिज़नेस में रेगुलर बेसिस पे होते रहना चाहिए ताकि वो बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ते रहे, है ना, वो बिज़नेस जो है वो हमेशा ग्रो करते रहे. ये कहता है बच्चा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट. बोलो बच्चा पाटी, यहाँ तक की बातें बड़े आराम से क्लियर हैं, बातें समझ में आई हैं, है ना बच्चे. तो अगर यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं तो मिलते हैं हम लोग अपने एक अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में बच्चे, और उस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बाकी सारी बातों को, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जानते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.